दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, भाषा एक गीली जमीन है और इस पर बहुत बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। भाषा की गीली जमीन पर अभी बहुत बड़ी बात कह दी देश के मुख्य न्यायाधीश ने, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो अगले 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले और इसके पहले भी बीच बीच में वो इस तरह की बात बोलते रहे हैं कि वो मानते हैं, उनकी जो फिलॉसफी है कि जमानत मिलनी चाहिए, जेल जो है अपवाद होना चाहिए और बेल जो है वो एक रूल की तरह होना चाहिए। इसके बारे में जब वो बोल रहे थे, सवाल का जवाब दे रहे थे एक अंग्रेजी अखबार की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने ए टू जेड की बात की और उन्होंने कहा, मैं कोट करता हूं, कि मैंने ए टू जेड कईयों को जमानत दी है। सवाल दरअसल पूछा गया था बहुत सारे राजनीतिक बंदियों के बारे में। भले उनको राजनीतिक बंदी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, लेकिन सच यह है कि उनको राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है और उनमें कईयों को बहुत संगीन मामलों में बंद कर दिया गया है जेल में। और ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाए बगैर, ट्रायल किए बगैर वो कैद में हैं, विचाराधीन कैदी हैं और 4-4 साल बीत गए हैं। उनमें जो प्रमुख कुछ नाम हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी किए हुए एक बहुत ही प्रतिभाशाली नौजवान उमर खालिद साहब, दूसरे हैं खालिद सैफी, तीसरे हैं शर्जिल इमाम। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेलों में अभी भी बंद हैं। वो महाराष्ट्र में हैं, वो दिल्ली में हैं, अन्य कई जगहों पर हैं, लेकिन उनकी जमानत नहीं हुई। कुछ पर आरोप बने, कुछ पर आरोप अभी तक मढ़े नहीं गए, कुछ पर मुकदमा ही जिनका नहीं चला। अब आपको याद होगा दोस्तों, स्टैन स्वामी का 80 साल से भी ज्यादा उम्र उनकी थी और उनको भी जमानत नहीं मिली। जमानत नहीं मिली और वो जेल के ही अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। वो बेहद बीमार थे, उनको एक ऐसा रोग था कि हाथ कांपते थे, ठीक से दवा नहीं ले सकते थे, लेकिन समय पर जमानत न मिलने से उनकी डेथ हो गई। एक निर्दोष व्यक्ति जो आदिवासियों में काम करता था, जिनके बारे में लिखता था, पढ़ता था, बोलता था, समझाता था, लेकिन जो हत्या के जुर्म में, बलात्कार के जुर्म में बंद हैं जेलों में, कन्विक्टेड हैं, उनको पैरोल पर पैरोल, फरलो पर फरलो और न जाने किस किस तरह से हर चुनाव से पहले उनको जेल से बाहर कर दिया जाता है। तो इस मुल्क में न्याय विधान जो हमारा है, उसकी छाया में जिस तरह का क्राइम और पनिशमेंट का पूरा ढर्रा दिखाई दे रहा है, सिलसिला दिखाई दे रहा है, जवाबदेही तो है, लेकिन अब वो जवाबदेही ले कौन? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अब बात ये उठ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि भाषा एक गीली जमीन है और उस पर लोगों के पांव फंसते जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। आप अगर बोल रहे हैं कहीं कोर्ट में, अगर जजमेंट का हिस्सा है आपका कोई बयान, कोई बात नहीं, उस पर कोई बड़ा सवाल नहीं उठाया जा सकता, उसकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे कारण उसके हैं, कंटेम्प्ट है, ये है, वो है। लेकिन अगर आप सेमिनार में बोलते हैं या कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, पत्रकारों के सवाल के जवाब में बोलते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं, जितनी वैचारिकता उसमें दिखाते हैं, लेकिन आप फंसते जाते हैं। अगर वो सच के साथ आप नहीं खड़े हैं तो आप फंसते जाते हैं। और इसी तरह से हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश साहब हैं, वो जो बात उन्होंने कही कि मैंने ए टू जेड कईयों को जमानत दी है, और इसके बाद ए टू जेड में उन्होंने एक्सप्लेन किया अर्नब से जुबैर तक। ये अर्नब गोस्वामी और जुबैर की बात कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जो एक चैनल के हेड हैं और जुबैर जो आल्ट न्यूज के कार्यकर्ता, माने करता धरता हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर संभवतः वहां है। इनके बारे में ये कह रहे हैं कि हमारी फिलॉसफी है। सवाल इस बात का है कि इस फिलॉसफी में उमर खालिद क्यों नहीं आते?
खालिद सैफी क्यों नहीं आते? शर्जिल इमाम क्यों नहीं आते? स्टैन स्वामी क्यों नहीं आते? बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो ये सवाल केवल एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, सैकड़ों हजारों लोग उठा रहे हैं। भले ही उनके पास मंच नहीं है उठाने के, लेकिन ये विचार किया जा रहा है, लोगों के मुंह से सुनी जा रही है ये बात। इसी तरह से हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अभी पुणे में जो बात कही अपने गांव में, उसको लेकर भी बहुत बावेला मचा था, बहुत विवाद हुआ था, लेकिन उस पर भी उन्होंने अफसोस नहीं जाहिर किया, अपनी आत्मालोचना नहीं की, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी नहीं किया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप चाहे जितने बड़े पद पर हों, लेकिन अगर आप जनता के बीच, समाज के बीच बोलते हैं, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, तो आप एक तरह से वो भाषा जो बोलते हैं, उस भाषा में जो शब्द निकलते हैं और उसमें बहुत सारी सच्चाइयां आपका पीछा करती हैं, सच्चाइयां सवाल बनकर आपका पीछा करती हैं। और वही स्थिति मुख्य न्यायाधीश के साथ हो रही है सेवानिवृत्ति से जस्ट पहले, कि लोग उठा रहे हैं सवाल। अगर आपकी फिलॉसफी ये है कि जमानत मिलनी चाहिए, तो इन निर्दोष लोगों को क्यों नहीं मिली? चलो मैं निर्दोष कह रहा हूं, हो सकता है आप कहें कि नहीं इनका दोष है, तो दोष है तो 4 साल से हो क्या रहा है? 4 साल तक वो लगातार जेल में कैसे हैं? क्या ये सवाल नहीं उठता है? अगर एक लोकतांत्रिक देश जो संवैधानिकता के आधार पर लोकतंत्र चला रहा है, अगर वहां 4-4 साल लोग बिना किसी ट्रायल के जेल में हों, ये कैसा लोकतंत्र है और कैसी हमारी वैधानिकता है? ये सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? लेकिन इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय बहुत विद्वान हैं, देश विदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा उनसे, तो इसका वो तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दे सके और उन्होंने अपने फिलॉसफी के दायरे में इन इश्यूज को, इन मुद्दों को नहीं लिया। वह इतनी चतुराई से वो बोलते रहे जवाब में कि ऐसा लग रहा था कि वो जानते हैं कि वो क्या उनसे पूछा जा रहा है, लेकिन वो उसको टच किए बगैर आगे निकल जा रहे हैं। शब्द संरचना जो उनकी थी, उनकी जो वाक्य संरचना थी, उसमें वो सवाल का मर्म कहीं नहीं आ रहा था। उस सवाल का मर्म ही नहीं, जवाब भी नहीं आ रहा था। जैसे कई बार होता है कि बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, राजनेता होते हैं, तो हम जैसे पत्रकार जब जब हम रिपोर्टिंग करते थे वर्षों पहले, तो हम कोई सवाल पूछना चाहते थे, तो वो पदों पर बैठे लोग आमतौर पे चाहते थे कि हम अवॉइड करें, उस प्रश्न को अवॉइड करें। तो ऐसा वो बोलते थे, ऐसा गोल मोल वो बोल देते थे कि वो जवाब देने से अपने को बचा लेते थे, क्योंकि जवाब बनता नहीं था। हमारे मुख्य न्यायाधीश के साथ भी इस कार्यक्रम में ऐसा ही कुछ हुआ, खासकर 1-2 सवालों के जवाब में, कि वो बचते रहे और जो कुछ उन्होंने जवाब के तौर पे दिया, उसमें उस सवाल का जवाब नहीं था। और दोस्तों, उनका ये कहना था कि जज हर मामले को रिकॉर्ड के आधार पर देखते हैं। मैं आपको कम से कम दर्जन भर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले बता सकता हूं, जो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़े हैं, जिन्हें हमने डील किया है और जमानत दी गई है। मैं बतौर सीजेआई, बतौर मुख्य न्यायाधीश ऐसे लोगों का नाम लेकर नहीं बोलना चाहता। और इसके बाद फिर वो A to Z की बात भी बीच में करते हैं। तो ये जो पहलू है, मैं समझता हूं कि हमारे देश की न्यायपालिका के लिए, न्यायतंत्र के लिए और मानवाधिकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हमारा न्याय विधान लोकतांत्रिकता और मानवाधिकारों को बिल्कुल दरकिनार कर चुका है। अगर वह इस ईश्वर से साक्षात
संवाद के जरिए या ईश्वरीय वरदान के जरिए, ईश्वरीय मार्गदर्शन के जरिए कोई फैसले देने की बात कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि जरूर कहीं ना कहीं संवैधानिकता को नजरअंदाज भी कर रहा है। हमारा संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता, हमारा संविधान ये नहीं कहता है। इसलिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात आज है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति से पहले उन्होंने ये भी कहा था, कुछ दिन पहले की बात है, 10 नवंबर को तो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, कि वो जानना चाहेंगे कि उनका आकलन, उनका मूल्यांकन कैसे करते हैं लोग, इतिहास उनको किस रूप में याद करेगा। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही थी। अभी मैंने देखा कि द कारवान नाम की एक मैगजीन है, द कारवान, और उसने एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी चीफ जस्टिस महोदय के कार्यकाल के बारे में, उनके पूरे एक तरह से जुड़ी उनके न्यायिक जो उनका जो पूरा अवदान है, उसका एक मूल्यांकन किया है। मैं उस स्टोरी के बारे में ये नहीं कह रहा हूं कि वो अंतिम सत्य है, लेकिन जो कुछ उसमें कहा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि अभी बहुत कुछ कहा जाना बाकी है। बहुत सारे बार के लोग, बार एसोसिएशन के लोग, बड़े वकील, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, वो भी कमेंट कर रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश के रोल पर, उनके अवदान पर, उनके मूल्यांकन पर कुछ न कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते हुए, बहुत देश के बहुत नामी वकील हैं, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे साहब, उन्होंने कहा, जब पूछा उनसे गया कि चंद्रचूड़ साहब को इतिहास किस रूप में याद करेगा, वो जानना चाहते हैं, वो उनकी उत्सुकता है, तो उन्होंने कहा कि दुष्यंत दवे के शब्द हैं, मैं आशा करता हूं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को इतिहास याद नहीं रखेगा, उनकी विरासत को लोग जल्द ही भूल जाएंगे। बड़े कड़े शब्द हैं, बहुत कठोर शब्दों में दुष्यंत दवे बोल रहे हैं। यकीनन चंद्रचूड़ साहब को लोग तो याद करेंगे, इतिहास उनको बिल्कुल याद नहीं रखेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? इतिहास तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों याद रखता है। किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी वक्त का, किसी निजाम का इतिहास में हमेशा मूल्यांकन होता है, और वो मूल्यांकन निगेटिव पॉजिटिव दोनों देखता है। एक अच्छे इतिहासकार का यही फर्ज है। मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ साहब का इस मायने में मूल्यांकन बाकी है, और वो समय समय पर होता रहेगा। द कारवान की स्टोरी के बाद भी होता रहेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवालों के साथ, बहुत सारे कमेंट्स के साथ उनके कार्यकाल के बहुत सारे फैसलों को, उनके अंतर्विरोधी फैसलों को, उनके बयानों और उनके फैसलों के बीच के द्वंद्व को उभारती हुई टिप्पणियां भी की हैं। मैं समझता हूं कि 10 नवंबर के बाद इन पर बहुत कुछ और आएगा, बहुत कुछ और देखने को, पढ़ने को मिलेगा, और ये लोकतंत्र में ये जरूरी भी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक जीवंत लोकतंत्र के लिए बातचीत होनी चाहिए कि हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका, हमारी न्यायपालिका, इन सब में हो क्या रहा है, और हमारी लोकतांत्रिकता का चेहरा क्या उभर रहा है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।